हेलो, मेरा नाम अर्णव पांडे है और ये मेरी ई आचार्य सीरीज़ का 10वां वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमारे 3 मेन टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे रिएक्शंस आएंगे, कुछ रिएक्शंस विद ऑक्सीजन विद वाटर, तो उसके बारे में हम समझेंगे कैसे होते हैं। और फिर आखिरी में हम रियल लाइफ यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कुछ रियल लाइफ यूसेस देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने बोला था कि ये 10वां वीडियो है, इसके अलावा मैंने 9 कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं हैं तो प्लीज़ उनको इसी चैनल पे आपको दिख जाएंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और मैंने उनमें कुछ नई और यूनिक सिमुलेशंस यूज़ किए हैं जो आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, जो आज भी मैंने डाले हैं। और ये आपको कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगे ताकि आप उनको समझ सकते हैं और थोड़ा मज़ा भी कर सकते हैं उनके साथ देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अंतर क्या होता है। तो मेटल्स हमारे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। मेटल्स के अगर आपने सोचा होगा तो मेटल का एग्जांपल हो सकता है आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं मेटल्स। और हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो सकते हैं सल्फर, कोल, ये सब हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल होते हैं। तो थोड़ा अभी हम और समझेंगे तो उसके डिफरेंसेस आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं। तो मेटल की सबसे कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम तो देख सकते हैं कि दे आर मैलिएबल। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है एक फर्स्ट कि वो दे आर मैलिएबल एंड इट्स कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स का मैलिएबल का मतलब होता है कि दे आर बीटन इनटू थिन शीट्स, माने उनका शेप चेंज हो सकता है बिना टूटे। जैसे अगर आपने मेटल्स के बारे में सोचा होगा कि मेटल से हम अलग अलग चीज़ें कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हम मेटल से आयरन का नेल कैसे बना पाते हैं, अलग अलग चीज़ें कैसे बना पाते हैं, क्योंकि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, माने उनका शेप मार के या किसी चीज़ से चेंज हो सकता है। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये हमारा एक आयरन का हमारा मेटल का प्लेट है हमारा यहाँ पे, और ये हमारे पास एक हथौड़ा है। तो अगर हम मेटल की प्लेट को हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहली बार हमने मारा, हम देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो उसके शेप में बदलाव हुआ है। थोड़ा और मारते हैं उसको हथौड़े से और हम देख सकते हैं धीरे धीरे इसका हमारे मेटल का शेप चेंज हो रहा है। ये पहले एक स्ट्रेट लाइन था और ये बीच में से अब थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। तो और मार के देखते हैं जितना देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका शेप पूरा चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी वो उतना ही इंटैक्ट है, माने वही उतना ही दिख रहा है। और ये प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी एंड मेटल्स आर मैलिएबल। तो इसी तरह एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। दे आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जैसे भी डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब हम लोग उस मेटल को हम उसको वायर्स बना सकते हैं, हम उसको वायर्स बना सकते हैं। तो अब वायर्स हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, कहीं भी जहाँ भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हम वायर्स को यूज़ करते हैं। तो हम लोग का जैसे एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा अगर कहीं भी, तो वो वायर्स हमारे मेटल से बनते हैं। और इसी तरह हम उनको तोड़ के छोटा करके उनके शेप बदल के हम उनको डक्टाइल बनाते हैं। तो ये हमारा सेकंड हो गया प्रॉपर्टी मेटल्स का। फर्स्ट था कि मैलिएबिलिटी एंड सेकंड इज डक्टिलिटी। मेटल्स का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं दे आर सोनोरस का मतलब हुआ कि माने दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जैसे अगर आपने कोई भी घंटी का यूज़ किया है या बड़ी सी बेल देखी है घंटी, तो जब भी हम उस पर किसी और मेटल से हम उसको मारते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, एक रिंगिंग आवाज़ निकलती है। जैसे घंटी जैसे मंदिर में अगर देखा है तो घंटी बजती है, तो उसको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। तो इसके बाद मेटल्स की हम प्रॉपर्टी समझ सकते हैं कि इसके अलावा मेटल्स की कोई और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमने जैसे बोलते हैं कि हार्ड, माने दे आर हार्ड, माने उनको तोड़ना मुश्किल होता है। कि जैसे अगर आप मेटल का लोहे का टुकड़ा उठाएंगे तो उसको हाथ से तो हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। देन दे आर लस्ट्रस माने दिखने में वो शाइनी दिखते हैं। जैसे हम लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज़ करते हैं ज्वेलरी में, तो दे आर लस्ट्रस। तो दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस। फिर मैलिएबल माने जैसे हमने देखा, डक्टाइल जैसे हमने वायर बना सकते हैं, सोनोरस जैसे उनसे आवाज़ निकलती है रिंगिंग। और फिर छठा होता है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
तो अगर आपने मेरे हीट और हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता ही होगा। तो हमने जैसे मेटल्स के बारे में, क्योंकि मेटल्स के वायर्स यूज़ करते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के लिए भी दे आर इंडक्टर्स। जैसे हमने हीट वाले वीडियो में समझा था कि वो इंडक्टर्स होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे मेटल्स के बारे में होती हैं। और हमारे नॉन मेटल्स जो दूसरी तरफ होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे बिल्कुल इनके ऑपोजिट होते हैं। तो माने नॉन मेटल्स एकदम सॉफ्ट होते हैं, दिखने में डल होते हैं, माने दिखने में कुछ शाइनी नहीं दिखते हैं, जैसे गोल्ड दिखता है, एकदम डल दिखते हैं। वो सोनोरस नहीं होते हैं, माने उनसे ऐसे आवाज़ नहीं निकलती है मारने पर। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, माने हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा दे आर तो इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल। तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो माने हमारे जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स उनके एकदम उल्टे होते हैं। और नॉन मेटल्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन मेटल्स के जो हम समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड हमारे टॉपिक पे जाते हैं, जो हमारे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग मेटल्स के साथ देख सकते हैं, जो हमने पिछले हमारे केमिकल चेंज वाले वीडियो में हमने समझा था, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो इस वीडियो के बाद देखिए। तो रस्टिंग में हमने क्या समझा था कि जब हम लोग किसी मेटल के साथ, आयरन के साथ, जब वो पानी और हवा, वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ आता है, मॉइस्चर होता है, तो उसमें एक परत जम जाती है। तो माने उसके ऊपर एक सब्सटेंस फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट होता है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये होता है रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, जिसको बोलते हैं रस्ट। तो ये एक हो गया हमारा पहला एग्जांपल। जब हमारा आयरन मिक्सड विद ऑक्सीजन एंड वाटर बनता है तो हम लोग का रस्ट बनता है। तो हम लोग एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको इसके लिए फिर से सिमुलेशन दिखाता हूँ। अगर आपने केमिकल चेंज वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक सिमुलेशन लिया था जहाँ पे हमने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ अगर आपको याद नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास ये एक मैग्नीशियम रिबन है, सफ़ेद रंग का, मैग्नीशियम से बना हुआ। यहाँ पे हमारे पास एक बर्नर है जिसपे हमने आग जलाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं इस मैग्नीशियम रिबन को लेके इस आग पे डालूंगा और देखिए ये सफ़ेद जलता है और उसमें से सफ़ेद ऐश निकलती है, माने धुआं टाइप निकलता है। तो हम उसमें से वो ऐश देख सकते हैं। और मैग्नीशियम जो हम लोग जब उसको जलाते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आप इस सफ़ेद चम्मच में देख सकते हैं। ये चम्मच में दिख सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कुछ चीज़ें एसिडिक होती हैं, कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लेके लिटमस पेपर पे डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, हम उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं। तो हमने ब्लू लिटमस पेपर पे डाला और हमने देखा कि उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम उसको रेड लिटमस पेपर पे डाल के देखते हैं क्या होता है। तो हम देख सकते हैं अगर उस पर रेड पे डाला तो हम देख सकते हैं उसका रंग नीला बदल गया। तो माने इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक सब्सटेंस है। तो माने ये अल्कलाइन है, ये बेसिक है। तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं। अब अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को लेके पानी में डाल देंगे, तो हम उससे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो चीज़ बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और मिक्सड विद पानी, जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका भी अगर हम pH टेस्ट करें इसी तरह हम लोग लिटमस पेपर के साथ, तो हम समझ सकते हैं कि वो चीज़ एसिडिक होती है। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि माने मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से अलग अलग तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह हम ये समझ सकते हैं। और अगर इसी तरह हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम मिलाएं अगर पानी में, तो उनके भी अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, माने उससे बहुत गर्मी निकलती है। और माने हम लोग देख सकते हैं कि माने वो उससे बहुत गर्मी निकलती है, वो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है। पर दूसरी तरफ अगर हम किसी मेटल के साथ देखें, जैसे अगर हम आयरन को पानी में डालें तो वो काफ़ी देर तक कुछ नहीं करता है, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम आयरन को पानी में डालते हैं तो जैसे हमने आयरन नेल वाला सिमुलेशन देखा था, वो उसमें रस्ट होता है, लेकिन रस्ट फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है कंपेयर टू माने जो सोडियम हमारा तुरंत से एकदम गर्मी पैदा कर देता है पानी के अंदर।
तो जो हमारे जनरल हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स यूजुअली पानी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे कैन बी रिएक्टिव इन दी एयर। सो ऐसे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम पानी के अंदर रखते हैं और उनको हवा के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स हवा के साथ एकदम से बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है फॉस्फोरस, जो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, कि जैसे ही फॉस्फोरस को अगर आप हवा के सामने लाओगे तो वो एकदम से उस पर आग लग जाती है, इसीलिए उसको हम हमेशा पानी में रखते हैं। इसी तरह अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके एसिड्स में डालें या बेस में डालें तो क्या होगा। तो हम जब अगर किसी भी हम लोग किसी भी नॉन मेटल को अगर हम कभी लेते हैं और नॉन मेटल को हम किसी भी एसिड में डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि यूजुअली ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है। पर अगर हम किसी मेटल को लेके एसिड में डालते हैं तो उसमें कभी कभी काफ़ी रिएक्शन होता है। तो क्या होता है कि वो जलता है और उसमें जो गैस जो निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसमें एक पॉप आवाज़ आती है। तो ये अगर आपके पास कभी भी लैब में या कहीं भी अगर आपको मौका मिले देखने का तो इसको देख सकते हैं कि जब भी हम देख सकते हैं कि मेटल्स हम लोग जब एसिड में डालते हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और एक पॉप सी आवाज़ निकलती है उसमें से, और उसमें से हम लोग देख सकते हैं ऐसे। पर इसका ये मतलब नहीं कि सारे हमारे मेटल से ये हो सकता है। ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जिसमें नहीं होता है, कि जैसे कॉपर जैसे होता है वो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता है। और फिर हम जो पॉप आवाज़ का मतलब क्या होता है कि पॉप आवाज़ होती है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस पे होने पर वो हम लोग को वो पॉप जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है। चलिए, तो हमने ये एसिड्स और बेस के बारे में समझ लिया। अब एक और चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जल्दी से समझा देता हूँ होता क्या है। तो उसके लिए भी मैं एक सिमुलेशन लाया हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग जो करेंगे, हम एक सोल्यूशन लेंगे और उस सोल्यूशन में हमारे पास एक केमिकल होगा। तो उस केमिकल के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक मेटल को लेके हम मेटल को एक और मेटल के सब्सटेंस को डालेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा और उसमें हम कोई और मेटल डालेंगे, और अगर उस मेटल की रिएक्टिवनेस कॉपर से ज़्यादा होगी तो वो कॉपर के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो माने हमारे जो मेटल डाला वो कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। तो इसको हम एक बार थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, तब हमको शायद समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं एक बीकर ए। इसके अंदर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये नीला नीला जो दिख रहा है ये है कॉपर सल्फेट। और चलिए इसके अंदर हम जिंक डालते हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं। तो चलिए उसको उठाते हैं और डालते हैं कॉपर सल्फेट। तो हम इसको 1 घंटे के लिए रखते हैं और आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि इसके रंग में बदलाव आया। ये पहले ब्लू कलर का, बहुत ही ब्राइट ब्लू कलर का दिखता था, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, माने हमको कुछ बदलाव दिखता है, कुछ चेंज आया है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को इस सोल्यूशन में और बन जा रहा है जिंक सल्फेट बन जा रहा है, और कॉपर जो है वो बाहर आ जा रहा है। और इसकी वजह से जिंक सल्फेट कलरलेस होता है और इसकी वजह से वो ब्लू से हमारा कलरलेस रंग में चला जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम आयरन को लेते हैं और उसी एक नीले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओ सॉरी, मैंने इसको गलती से गलत बीकर में डाल दिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हम लेते हैं आयरन और इसको डालते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। हम फिर से देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ, पर इस बार ग्रीन कलर का चेंज हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फिर से हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, माने हमारा कलर ब्लू से ग्रीन हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है, हम देख सकते हैं कि आयरन जो है हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हमारा सोल्यूशन का कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया है और हमारे पास बन गया है आयरन सल्फेट सोल्यूशन। लेकिन अगर हमारा सब्सटेंस जो है वो अगर कम रिएक्टिव है तो क्या होगा, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट सोल्यूशन हमारा बीकर बी में है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे आयरन है। तो चलिए हम आयरन को लेके इसमें डालते हैं। हमने 1 घंटे के लिए उसको छोड़ा और हम देख सकते हैं कि इसके कलर में कोई बदलाव आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ।
और इसका रीजनिंग क्या है कि क्यों हमारा कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब क्यों है कि हमारा जो आयरन जो हमारा मटेरियल है इट इज़ लेस रिएक्टिव दैन जिंक जो ऑलरेडी हमारा सोल्यूशन में है, तो इसकी वजह से इट डिड नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सोल्यूशन और वो सोल्यूशन जिंक सल्फेट सोल्यूशन ही रहा है। चलिए एक और एग्जांपल हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे हम लेते हैं कॉपर और हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन। तो हम लेते हैं कॉपर को डालते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन में और हम उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं और फिर हम देख सकते हैं फिर से कोई कलर में चेंज नहीं आया है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम, इसीलिए हमारा कोई बदलाव नहीं आया। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट सोल्यूशन और इसी तरह हमारे मेटल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं और इसका हम डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं ईजिली। तो इसी का मतलब है अगर कलर में बदलाव नहीं आता तो हमारा कोई चेंज नहीं आता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। और अगर कलर में चेंज आता है, जैसे ब्लू से कलरलेस हो जाता है या ब्लू से ग्रीन हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। अब हम तीसरे हमारे पॉइंट पे जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूसेस क्या होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूसेस होते हैं। तो चलिए मैं कुछ एक फ़ोटो से समझाता हूँ। तो हमने जैसे समझा था कि मेटल्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटल्स मैलेबल होते हैं तो उससे हम पाइप्स बना सकते हैं, वो डक्टाइल होते हैं उनसे वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी थी कि दे आर लस्ट्रस, माने वो जो सुनहरे माने एकदम ब्राइट होते हैं और आँखों से अच्छे दिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो ज्वेलरी के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो पैसे के लिए यूज़ होते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नॉन मेटल्स जैसे हम ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वो एक नॉन मेटल होता है। तो सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नॉन मेटल होता है। हमारा नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है ताकि हमारे प्लांट्स बेटर ग्रो हो। नॉन मेटल्स हमारे वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ होते हैं। नॉन मेटल्स एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो हम लोग चोट पे लगाते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसमें भी यूज़ होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे फायर क्रैकर्स में, हमारी दिवाली पे पटाखे जलाने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बहुत सारे डेली हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे जो यूज़ हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ से ही डिपेंडेंट है। तो जैसे हमने देखा कि मेटल्स के बाद जो डक्टाइल है वो हमारे मैलिएबल हैं, तो क्योंकि वो इसीलिए हैं क्योंकि हम उनका ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हम उनका पाइप्स बनाते हैं, हम उनके वायर बनाते हैं। तो इसकी तरह हम उसके जो हमारे यूसेस हैं उसके उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियोस को और चैनल को अपने बाकी क्लासमेट्स और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये उनकी भी मदद कर पाए और ये जो मैंने जितने भी सिमुलेशंस यूज़ किए शायद उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट करें और उनकी भी मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपके लिए कुछ और वीडियोज़ लाऊँगा नेक्स्ट टाइम।